यूनिट पे बात करते हैं। प्रत्यास्थता 11th का ही टॉपिक है। तो एक सिंपल सा रिवीजन करें अगर, तो आप सबको पता है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इसको आप लोग रबर का इमेजिन कर लो। रबर का एक स्लैब है। अब अगर इस रबर पे मैं फोर्स लगाऊं, यानी कि इधर एक फोर्स लगा के इसको खींचूं और इधर से एक फोर्स लगा करके खींचूं, तो ये पतला होकर के इस तरीके से, इधर फोर्स लगाया, ये फोर्स को दिखा रहा है, इधर फोर्स लगाया तो ये ऐसा हो गया। तो ये जो फोर्स है, जो इसके शेप को और इसके साइज को चेंज कर दिया, शेप को चेंज कर दिया और साइज को चेंज कर दिया, तो ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं इसको डीफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, विरूपक बल कहते हैं। ये विरूपक बल कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो तन्य वाला हो सकता है, तानने के लिए। एक अभिलंबवत लगा सकते हैं, अभिलंबवत लगा सकते हैं। और एक स्पर्श रेखीय दिशा में, मतलब इधर ऐसे नीचे वाली सतह को रोक दिया, ऊपर वाली सतह पे बल लगाया। तो ये जो बल है जो किसी वस्तु के शेप और साइज को चेंज कर देता है, उसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, विरूपक बल बोलेंगे। ये टेंसाइल हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं और टेंजेंटियल हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इसके बाद ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स जो आपने अप्लाई किया है, उस डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर आप हटा दें, छोड़ दें इसको, तो ये रबर क्या करेगा? रबर स्लैब क्या करेगा? अपने शेप को वापस रीगेन कर लेगा। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करना, फिर से प्राप्त कर लेने की जो गुण है, उसको हम लोग क्या नाम दे दिए हैं? प्रत्यास्थता। ठीक है, दो चीजें हम लोग पढ़ लिए, एक बल जो शेप साइज बदल देता है, और दूसरा इसकी प्रॉपर्टी जो इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते ही वापस रीगेन कर लेगा अपने ओरिजिनल शेप और साइज को, अपने मूल आकार और आकृति को। तो जिस वस्तु में ये गुण होंगे उनको प्रत्यास्थ वस्तु कहेंगे, और ये जो गुण है इसका, उसको प्रत्यास्थता कह देंगे। आगे गए तो एक चीज और समझिए, अगर इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते ही ये इमीडिएटली, बिल्कुल जैसी हटाया और तुरंत जैसा था एज इट इज अगर हो जाता है, तो उसको हम लोग परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कहेंगे, पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड कहा जाएगा। विरूपक बल को हटाते ही अगर वस्तु अपने ओरिजिनल शेप और साइज को इमीडिएटली, तुरंत हटाते ही अगर रीगेन कर लेगा, ऐसा हो जाएगा, तो उसको हम लोग पूर्ण प्रत्यास्थ बॉडी कहेंगे, मतलब परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। वैसे क्वार्ट्ज फाइबर को परफेक्ट इलास्टिक बॉडी मानते हैं। किसको? क्वार्ट्ज फाइबर को। क्वार्ट्ज फाइबर को परफेक्ट इलास्टिक बॉडी मानते हैं। इसके बाद एक केस और ले लीजिए। अब मान लेते हैं ये पुट्टी है, पुट्टी देखे ना दीवार में लगाने वाला, ये पुट्टी है। अब पुट्टी को अगर आप दीवार में रगड़ दें तो ये इस तरीके से फैल जाएगा। अब फोर्स हटा भी लेंगे ना आप, तो भी ये वापस ऐसा नहीं बनता। मतलब अगर किसी वस्तु पे आपने विरूपक बल लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो अपने शेप और साइज को चेंज तो करेगा, लेकिन इसको हटाने के बाद भी वो अपने एक्चुअल शेप और साइज को रीगेन नहीं करेगा। तो उसको क्या नाम दे देंगे आप? प्लास्टिक। उसका नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा, जो अपने एक्चुअल शेप और साइज को रीगेन नहीं करता। वैसे परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी की अगर बात करें, तो ये जो पुट्टी होता है या पैराफिन वैक्स होते हैं ना, इसको हम लोग परफेक्ट प्लास्टिक मान सकते हैं, पूर्ण प्लास्टिक वस्तु मानते हैं। आप पुट्टी लिख लीजिए और पैराफिन को। क्या क्या समझ में आया जी? विरूपक बल किसे कहते हैं? ठीक, ये। अब एक बल ये हो सकता है, अगर इसको कंप्रेस करते, इसको दबा देते, तो भी इसका आकार और आकृति बदल गया, शेप और साइज। और जैसे ही उस फोर्स को आप हटाएंगे, जैसे ही इस फोर्स को आप हटाएंगे,
ये फिर से अपने आप को रीगेन कर लेगा। समझ में आया? अब पहले तो इसको एक काम कर लेते हैं, इसके रीजन को जान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें ये वाली प्रॉपर्टी है क्यों। तो एक चीज ध्यान रखना, आप जैसे इस सॉलिड की अगर बात करें तो आप कहते हैं कि ये जो सॉलिड होता है वो किससे मिलके बने रहते हैं? एटम से मिलके बने होते हैं। एक एटम दूसरे एटम पे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक फोर्स लगाते हैं। यहाँ पे एक एटम है, दूसरा एटम मान लेते हैं यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं एक सर्टेन डिस्टेंस में, मान लेते हैं r0 डिस्टेंस में। अब जब बल लगा कि इसको आपने खींचा, खींचा तो क्या हो जाएगा? ये जो r0 है वो बढ़ के r हो जाएगा। r हो गया तो क्या होता है? इनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करने लगता है। तो जैसे ही इस डिफॉर्मिंग फोर्स को आप हटाएंगे, ये दोनों एटम क्या करेंगे? अपने आप को एक दूसरे के से अट्रैक्ट करने लगेंगे और अट्रैक्ट करके अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे आ जाएंगे। दूसरा कंडीशन, अगर इसको आप कंप्रेस कर देते हैं तो ये दोनों एटम जो ए और बी थे वो एक दूसरे से काफी पास हो जाएंगे। पास हो गए तो क्या हो गया? ये r0 से कम कम हो गए तो दोनों एटम एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। और जब ये प्रतिकर्षित करेंगे तो जैसी डिफॉर्मिंग फोर्स आपने हटाया, जैसे ही विरूपक बल आप हटाएंगे, ये फिर से इस स्थिति में आ जाएगा। मतलब अगर प्रत्यास्थता का कारण जानना चाहें आप तो कह सकते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स होता है जो एक निश्चित डिस्टेंस में बैलेंस रहते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कर देंगे तो ये जो फोर्स होगा वो एट्रैक्टिव हो जाता है, और अगर इससे कम कर देंगे तो ये जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव हो जाता है, एक दूसरे को दूर प्रतिकर्षित करने लगते हैं। इसको आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। देखिए, अगर किसी सॉलिड के एटम के मिडिल का डिस्टेंस r0 है तो वो बैलेंस केस में है। अब अगर आप उसको स्ट्रेच कर दिए, स्ट्रेच कर दिए मतलब दोनों एटम के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिए, तो जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो आपके एटम के बीच में क्या काम करने लगता है? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करने लगता है, आकर्षण बल काम करेगा, और डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते ही ये अपने एक्चुअल शेप और साइज पे आ जाएगा। दूसरी स्थिति, अगर आप इसको कंप्रेस कर देते हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? कम हो गया, r0 से कम। r0 से कम मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन मतलब प्रतिकर्षण बल काम करने लगा। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल कर रहे हैं। तो जैसी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे आप, ये रिपल करेंगे एक दूसरे को और फिर से अपने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को गेन कर लेते हैं। ये है आपके इलास्टिसिटी का कॉज। कारण क्या है? किसी वस्तु के इलास्टिक प्रॉपर्टी का क्या कारण है, ये उसका उत्तर है। कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया? अब ध्यान दीजिए, एक एक करके इनको नोट कर लेते हैं। विरूपक बल किसे कहेंगे? जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता हो उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। बोलिए हाँ। दूसरा क्या पढ़ा था आपने? इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? तो आप कहते हो कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में तो शेप चेंज करेगा, और जैसे ही हटाएंगे वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा, तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं। और उसका ये जो प्रॉपर्टी होता है उसको प्रत्यास्थता कहते हैं। इसके लिए हमने रबर का एक एग्जाम्पल लिया था। ठीक। दूसरी स्थिति परफेक्ट इलास्टिक की अगर बात करें तो आप कहते हैं जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को अगर रीगेन कर लेगा तो वो परफेक्ट इलास्टिक होगा। जैसे क्वार्ट्ज फाइबर को हम लोग परफेक्ट परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कहते हैं। नोट कर लीजिए। इसके बाद और किस पे बात किए थे आप? प्लास्टिक पे बात किए थे। प्लास्टिक कहने का मतलब क्या? जिस पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं करेगा। तो जो नहीं करेगा उसको प्लास्टिक, और जो करेगा उसको इलास्टिक, है ना? पूर्ण प्लास्टिक किसको कहेंगे? तुरंत अगर उस पर फोर्स लगा तो अपने शेप और साइज को वापस लाने की प्रवृत्ति ही नहीं रखता, मतलब थोड़ा भी कोशिश नहीं करता वो वापस रीगेन करने का। जैसे ही चेंज कर दिए तो एज इट इज रहेगा वो, उसमें वो टेंडेंसी ही नहीं है। तो टेंडेंसी नहीं होता तो वो रीगेन नहीं करता। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने कहा था कि पुट्टी को ले सकते हैं, और एक क्या चीज बोला था जी? एक मैंने कहा था पैराफिन वैक्स को। ठीक।
उसके बाद में, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप समझ गए। इसके बाद वो इंटर एटॉमिक फोर्स वाली बात किए थे कि भाई कोई बॉडी इलास्टिक है तो क्यों है, कोई बॉडी इलास्टिक है तो क्यों है। तो इसके लिए आपने एक ग्राफ प्लॉट किया, एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए ग्राफ है, दिख रहा है। इसमें क्या कहा आपने कि एफ और आर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। हर एक ठोस क्या बनता है, अणुओं से मिलके बनते हैं, और इनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स वर्क करता है, और जो एक फिक्स दूरी तक ये बैलेंस होते हैं। उसके बाद इनमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और उसके पहले इसमें रिपल्सिव प्रॉपर्टी आ जाता है। इसको लिखेंगे आप। अगर आप इसको खींच देंगे तो दोनों अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई तो इनमें आकर्षण का गुण हुआ, तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो दोनों एटम एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और जब इनको कंप्रेस कर देंगे आप तो उनके बीच की दूरी कम हो गई, तो जैसे ही आप हटाएंगे डिफॉर्मिंग फोर्स को, वो वापस इस आर जीरो पोजिशन को रीगेन कर लेगा। इसको लिखिए, क्या लिखेंगे, ये लिख दीजिए। लिखा भाई, दोनों के बीच की एक निश्चित दूरी है जिसे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलेंगे। बैलेंस कंडीशन में होते हैं इस केस में। जब इसको दूरी को आप कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन काम करने लगता है। इसीलिए जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, जब इसको खींचेंगे या इनमें संपीड़न करेंगे, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण होने लगता है और उसमें इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी दिखता है। यहां प्रतिबल कहने का मतलब क्या हुआ था, जब किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को हमने चेंज करना चाहा तो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, अपरूपण बल लगाया था ना। जब रबर को आपने खींचा, जब रबर को आप खींचे थे तो क्या हुआ था, उसका शेप और साइज चेंज हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण। और आपने कहा कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेंगे तो वो तुरंत अपने आप को क्या करेगा, रीगेन कर लेता है, अपने एक्चुअल शेप और साइज को पा लेता है। इसका मतलब क्या, उसके अंदर एक फोर्स बन गया है, एक अंदर उसके क्या हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जा रहा है, प्रत्यानन बल काम कर रहा है। तो जो प्रत्यानन बल होगा किसी इलास्टिक बॉडी के पर यूनिट एरिया में, एकांक क्षेत्रफल में जो प्रत्यानन बल उत्पन्न होगा किसी प्रत्यास्थ वस्तु के अंदर, उसी को हम लोग प्रतिबल नाम दिए हैं। प्रत्यास्थता के गुण के कारण किसी विकृत पिंड में, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उसके शेप साइज चेंज हो गया, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रत्यानन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल वास्तव में F/A है। इसका यूनिट अगर आप देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1t-2 हो गया। दूसरा, बल लगाने से क्या क्या चेंज हुआ था, लेंथ चेंज हो सकता है। बल लगाने से क्या चेंज हो सकता है, आकार। और क्या चेंज हो सकता है, आकृति चेंज हो सकती है। मतलब प्रारंभिक आकृति क्या थी और बाद में आकृति क्या है। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से आकृति चेंज हो जा रही है, विकृत हो जा रही है, स्ट्रेन उत्पन्न हो जा रहा है। तो जैसे आकृति में परिवर्तन जो हुआ है, चेंज इन शेप एंड साइज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल शेप एंड साइज, मतलब आकार आकृति में परिवर्तन डिवाइडेड बाई मूल आकार आकृति, ये जो रेशियो होगा, ये जो अनुपात होगा, उसी को हम लोग विकृति कहते हैं। क्योंकि ये रेशियो है मतलब जैसे मैं कहूँ कि 2 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर या 3 मीटर, तो मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इकाई क्या बचेगा जी, कुछ नहीं। तो इसकी कोई इकाई नहीं है और ना ही इसका कोई बीमी सूत्र होता है। विकृति एक रेशियो है, एक अनुपात है, और अनुपात है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। यहां तक समझे। अब एक चीज अगले टॉपिक में ना हम ये समझते हैं, जैसे ये एक बॉडी है, एक वस्तु है, इसकी लंबाई कितनी है, मान लेते हैं L है। अब अगर ऊपर को फिक्स करके नीचे की ओर अगर आप बल लगाते हैं, नीचे की ओर बल लगाएंगे, तो ये जो पाइप है आपका, ये कैसा हो जाएगा, पहले जो L लेंथ का था थोड़ा मोटा था ना ये, अब ये थोड़ा खिंच गया और खिंच के पतला हो गया। मतलब क्या, इसकी लंबाई बढ़ गई। कितनी बढ़ गई जी, पहले L था, अब L+L हो गया। ठीक, प्रतिबल कितना लगा इसमें, F/A। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A ले लेते हैं
और F डिफॉर्मिंग फोर्स है, विरूपक बल का मान F है, तो प्रतिबल कितना, F/A। इसमें विकृति कितनी होगी, आपने कहा था ना चेंज इन लेंथ, आकार में परिवर्तन। चेंज इन लेंथ कितने का हुआ, पहले L था, अब L+L हो गया, तो परिवर्तन कितने का आया, पहले 2 मीटर का रहा होगा, अब 2-3 मीटर का हो गया है, तो परिवर्तन कितने का आया, 3 मीटर का। तो L+L - L करेंगे तो चेंजेस L का है, ओरिजिनल कितना था, L था, तो L/L एक विकृति बन गई। कौन सी वाली विकृति, लंबाई वाली विकृति। क्या क्या बोला, कुछ समझ में आया, एक बार सोचो। एक बॉडी है, L लेंथ का था, F फोर्स लगाया, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसका लेंथ चेंज हो गया, इसका लेंथ चेंज हो गया, और लेंथ चेंज होकर क्या हो गया, बड़ा हो गया है। अब जब ये बड़ा हो गया, अब जब ये बड़ा हो गया इसका लेंथ, तो क्या कहेंगे हम लोग, विकृति कितने की, चेंज इन लेंथ स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल, तो स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल अगर है तो उसको हम लोग एक प्रकार की विकृति बोलेंगे, ठीक। और लंबाई में परिवर्तन करने वाला जो बल था, जो प्रतिबल था, उसका नाम कुछ और दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए। तो लंबाई में चेंज करने वाला, चेंज इन लेंथ करने वाला जो स्ट्रेस है, चेंज इन लेंथ वाला जो स्ट्रेस है, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलेंगे। और ये जो विकृति आई है लंबाई के कारण, इसको अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। पहला केस क्लियर है। ये दोनों हो सकते थे ना, लंबाई को बड़ा कर सकता है तो इसको टेंसाइल बोल देंगे, लंबाई को छोटा कर देगा तो उसको क्या बोल देंगे आप लोग, कंप्रेशन स्ट्रेस। अगर किसी वस्तु की लंबाई बढ़ेगी तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, तन्य प्रतिबल, और अगर लंबाई कम कम हो जाएगा तो संपीड्य प्रतिबल या संपीडन प्रतिबल। क्लियर है बात। दूसरी स्थिति, इसी केस में एक क्यूब ले लो आप, लिया, इस क्यूब को हर डायरेक्शन से अगर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करें, हर दिशा में बल लगाया, एक बल इधर लगा, एक बल इधर लगा, एक बल ऊपर से लग गया, एक बल इधर से लग गया, इस तरीके से हर दिशा से इसके ऊपर जब बल लगाया जाएगा तो इसका वॉल्यूम इनिशियली कितना था, आयतन इसका V। बल लगाएंगे, सब तरफ से इसको बराबर दबा दोगे आप, तो कैसा हो जाएगा ये, अगर सब तरफ से इसको दबा देंगे तो इसका आकार छोटा हो जाएगा, इसका आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब V वॉल्यूम की जगह स्मॉल v वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब ये जो प्रतिबल लगा उसके कारण इसका आयतन बदल गया, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो एक नए प्रकार का स्ट्रेस और नए प्रकार का स्ट्रेन आ गया। पहला वाला लेंथ वाला था तो उसको लॉन्गिट्यूडनल कहा, अनुदैर्ध्य कहा, दूसरा वाला आयतन वाला है। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स लग रहा है इसको नॉर्मल फोर्स कह दिया आपने, नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं ना, तो यहाँ जो प्रतिबल लगेगा उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। और चूंकि वॉल्यूम चेंज हुआ है, चूंकि आयतन बदला है, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल देंगे, V/V को। अगली स्थिति पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट केस पे उसी क्यूब को लीजिए, ले लिया। अब यहां क्या करिए, ये वाले हिस्से को फिक्स कर दीजिए, नीचे वाले सरफेस को फिक्स कर लीजिए, फिक्स करके ऊपर वाले हिस्से में फोर्स लगाइए, इधर इसको ऐसा एक फोर्स लगाइए, इधर धक्का दीजिए इसको। जब आप इसको धक्का देंगे, नीचे वाला तो स्थिर है, तो ऊपर वाला सरफेस क्या करेगा, खिसक जाएगा। मतलब ये वाला लाइन खिसक के यहाँ कहीं आ जाएगा और ये वाला लाइन खिसक के इधर आ जाएगा। मतलब इसका शेप चेंज हो गया, पहले ऐसा था, देखो ये वाला लाइन कहाँ पहुँच गया, यहाँ, और ये वाला लाइन कहाँ पहुँच गया, यहाँ। तो इसमें क्या हुआ, इसका आकार आकृति में परिवर्तन दिख रहा है थीटा का, ठीक है। तो ये थीटा जो बन रहा है इसमें आकार में या इसकी आकृति में परिवर्तन को दिखाएगा, किसके कारण, F बल के कारण। तो यहाँ भी एक प्रतिबल है और यहाँ एक प्रकार की विकृति ये है। तो इस विकृति को निकालना है तो टेन थीटा निकाल लेना। टेन थीटा मतलब अगर इसकी लंबाई L है और यहाँ से यहाँ तक कितना खिसका, ये मान लेते हैं स्मॉल l, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो L/L टेन थीटा, और टेन थीटा को एक नए प्रकार का विकृति बोलेंगे। मतलब
क्या समझ में आया डिस्कशन से? ये समझ में आया कि प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं, जो लंबाई को चेंज कर सकता है, वॉल्यूम को चेंज कर सकता है और शेप को चेंज कर सकता है। और 3 प्रकार की विकृति हो सकती है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन शेप। अब इसके अकॉर्डिंग इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, पहला वाला तो समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूडनल। इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या नाम है इसका? नॉर्मल, अभिलंब। पहला वाले का नाम अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति, अभिलंब प्रतिबल नॉर्मल, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति। उसके बाद इसमें 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 क्या आ जाएगा? शियरिंग स्ट्रेस। क्या आ जाएगा? शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंटियल स्ट्रेस। ठीक, स्पर्श रेखी प्रतिबल और अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति, शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक, तो 3 प्रकार के प्रतिबल और 3 प्रकार की विकृति है। ठीक, एक चीज और समझिए आप, ये वाला चेंजेस या ये वाला चेंजेस या ये वाला चेंजेस परमानेंट नहीं होगा अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ द फोर्स लगाएंगे। मतलब क्या? अगर आपके विरूपण बल का अधिकतम मान इतना हो कि कोई भी वस्तु अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर ले, मतलब उसमें प्रत्यास्थता का गुण बना रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थता सीमा। मतलब आपके अपरूपण बल का, डिफॉर्मिंग फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू जो किसी बॉडी के इलास्टिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना करे, प्रत्यास्थता के गुण को खत्म ना करे, या डिफॉर्मिंग फोर्स का वो मैक्सिमम मान जहां तक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बनी रहेगी, उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट बोल देंगे। ये है प्रत्यास्थता सीमा। इसके बाद एक चीज और समझिए। पहले तो इसको लिख लो आप कि प्रतिबल कितने हैं, विकृति कितनी है, इन दोनों को लिखिए। पहला वाला का नाम दिया था आपने अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या किया था ये? किसी वस्तु पर उसके लंबाई के अनुदिश अगर विरूपक बल लगाया जाए, when a deforming force is applied to an object along its length। और इसमें दूसरा प्रकार, इसमें क्या आ गया था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई का अनुपात, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। सेकेंड वाले केस को आपने अभिलंब प्रतिबल कहा था, जब वस्तु के पृष्ठ पर लंबवत काम करे, एक्स दिशा में काम करे, वाई दिशा में और जेड दिशा में अगर नॉर्मली लगाएंगे, लंबवत लगाएंगे, तो अभिलंब प्रतिबल होगा। और सबका फॉर्मूला आपको पता है, एफ बाई ए होता है। यहां है तो आयतन बोलते हैं आप इसको, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। उसके बाद स्पर्श रेखी प्रतिबल कह सकते हैं इसको, या शियरिंग स्ट्रेस कह सकते हैं इसको। ये क्या होता है? स्पर्श रेखी दिशा में काम करता है, एक फेस को कांस्टेंट कर देते हैं और उसके लंबवत जो फलक होता है, लंबवत जो फलक होता है उसमें बल लगाते हैं, तो क्या आ जाता है? फलक में थीटा का विस्थापन आ जाता है, और ये जो थीटा का विस्थापन आता है उसी को शियर स्ट्रेन बोलते हैं या शियरिंग स्ट्रेन बोला जाएगा। अपरूपण विकृति होगी। ठीक, ध्यान ये रखिएगा, प्रतिबल का मान जितना ज्यादा होगा विकृति उतना ज्यादा होगी। मतलब हुक कहते हैं, हुक्स नाम के एक साइंटिस्ट का कहना था कि अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर बात करेंगे तो स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है हुक के नियम के अनुसार। अब अगर ये अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिबल और विकृति, तो इस साइन को हटाना है तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा E। इस कांस्टेंट को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका नाम है। अब देखिए, प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो दोनों के 3 टाइप हो गए। कौन कौन से याद करिए तो? एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल वाला अनुदैर्ध्य, दूसरा इसका अभिलंब, प्रतिबल वाला का अभिलंब, और इसके वाले का क्या नाम दिए थे जी? आयतन वाला, वॉल्यूमेट्रिक। इसका शेयरिंग, इसका भी शेयरिंग।
तो अगर दोनों के लॉन्गिट्यूडनल को मिला दें, अगर इसमें ई की वैल्यू निकालनी है तो आप बोलेंगे विकृति को इधर ट्रांसफर कर दो, है ना। प्रत्यास्था गुणांक अगर निकालना है तो प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? एक अनुपात प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, इन दोनों का जो रेशियो होगा। तो कौन सा प्रतिबल? अगर अनुदैर्ध्य प्रतिबल का अनुदैर्ध्य विकृति, अभिलंब प्रतिबल का आयतन विकृति, अपरूपण प्रतिबल का या स्पर्श रेखी प्रतिबल का स्पर्श रेखी विकृति या अपरूपण विकृति। तो आपका ये जो ई है ये भी 3 प्रकार के हो गए, लेंथ वाला, वॉल्यूम वाला और शेप वाला। ठीक, तो ये भी 3 प्रकार के होंगे। इस सब को ध्यान में रखिए।